नमस्कार मित्रों, मैं राजेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आर.के. परीक्षा गुरु पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हिंदी यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आप सबके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं, जिसमें 125 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे और फास्ट रिवीजन चलेगा यहाँ पर, और सिर्फ प्रश्नों को पढ़ करके और आप लोगों को सिर्फ मुख्य और सही उत्तर का जवाब बताया जाएगा। बाकी 4 विकल्प आप सबके सामने हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न की। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? प्रश्न नंबर 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? रीतिकाल। कुटज किसकी रचना है? कुटज किसकी रचना है? तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, हजारीप्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर सी, मराठी। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन शब्द वायु का समानार्थी है? कौन शब्द वायु का समानार्थी है? प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर बी से हो जाएगा, अनिल। प्रश्न नंबर 5 है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, कर्मधारय। प्रश्न नंबर 6 है, धनंजय का समानार्थी क्या है? शब्द क्या है? धनंजय का समानार्थी शब्द क्या है? तो धनंजय अर्जुन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अर्जुन। अगला है प्रश्न नंबर 7 है, मेरे तो गिरधर गोपाल ना कोई जाके, दूसरो ना कोई जाके, सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, में किस रस की अभिव्यक्ति है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, में किस रस की अभिव्यक्ति है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर मीराबाई का पद है, कृष्ण के बारे में है। तो मीरा और कृष्ण का प्रेम है, भक्त रूप में प्रेम है। तो कहाँ से क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, भक्त रस। भक्त रस है इसमें। अगला है प्रश्न नंबर 8 है, फिसल पड़े तो हर गंगा का अर्थ क्या है? फिसल पड़े तो हर गंगा का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, मजबूरी में काम करना। मजबूरी में काम करना। अगला है प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, परख। अगला है प्रश्न नंबर 10 है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय संधि में शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, यड़ संधि है। अगला है प्रश्न नंबर 11 है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 10 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पौ प्लस अन हो जाएगा, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 12 है, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो 12 का विकल्प नंबर सी से जगह कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 13 है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 14 है, ओहो एक मिनट दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है, देखते हैं। निम्नलिखित में कौन
एक व्यंग्य लेखक है? निम्नलिखित में कौन एक व्यंग्य लेखक है? प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, हरिशंकर परसाई व्यंग्य लेखक हैं। प्रश्न नंबर 15 है, एक मुनई के दुई बिटवे रहिन, ओहमा दुलरा अपने बाप से कहिस दादा, धन माँ जवन हमार हिंसा लगत होए, तवन हमको दे दो। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? तो 15 सभी लोग जान गए होंगे। तो दोस्तों 15 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अवधी बोली का यह अवतरण है, यह गद्य है, अवधी का है। अगला है तो 15 का सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। लोकोक्ति कौन सी है, उसका चयन करना है। तो हमने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, तो ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ेंगे कि जो लोकोक्तियां हैं उनमें ना नहीं होता है, और मुहावरों में अधिकांश अंत वाले अक्षर में ना होता है, वो भी दीर्घ होता है। तो सभी लोग फटाफट इस प्रकार से इस ट्रिक से पहचान लें कि कौन सी लोकोक्ति है, कौन सा मुहावरा है। तो एक पंथ दो काज, इसमें ना नहीं है, तो ये हमारी जो है लोकोक्ति है। बाकी आँख चुराना, आस्तीन का सांप होना, कठपुतली होना, ये सब जो है मुहावरे हैं आपके। तो 16 का डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 17 है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 33। प्रश्न नंबर 18 है, जात रूप का पर्याय क्या है? जात रूप का पर्यायवाची क्या है? तो जात माने क्या होता है? 18 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सी, सोना। जात माने हो जाता है सोना। अगला है प्रश्न नंबर 19 है, 19 को देखते हैं, निम्नलिखित में से एक उपमा अलंकार का अंग नहीं है, उसका चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एक उपमा अलंकार का अंग नहीं, उसका चयन करना है। तो 19 का विकल्प नंबर हमारा डी सही जगह, विभाव उपमा का अलंकार शब्द नहीं, अंग नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 20 है, जहाँ चाह वहाँ राह, इस कथन में राह किस अर्थ में है? 20 का विकल्प नंबर सी सही जगह, उपाय। राह का मतलब होता है उपाय। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समानार्थी है? कौन सा युग्म समानार्थी है, ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 21 में। तो 21 का विकल्प नंबर हमारा ए से हो जाता है, बंधु भाई समानार्थी है, बाकी सब एक दूसरे का विलोम है। प्रश्न नंबर 22 है, बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूरा हो जाना किस लोकोक्ति का अर्थ है? सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यह ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 23 है, अंधे की लकड़ी होना का अर्थ क्या हो जाएगा? अंधे की लकड़ी होने का अर्थ क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा, सहयोग या एकमात्र सहारा होना। और 23 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? तो भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? 24 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा, उद्दीपन विभाव कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 25 है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 26 है, विष्णु के अनेक अभिधान हैं, इस वाक्य में अभिधान का समानार्थी एक शब्द है, क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, नाम है। विष्णु के अनेकों अभिधान का मतलब क्या हो जाएगा? नाम। अभिधान का समानार्थी होता है नाम। अगला है प्रश्न नंबर 27 है, जानने की इच्छा रखने वाला वह शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए क्या कहते हैं? तो जिज्ञासु कहते हैं। 27 का ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 28 है, प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पूर्ण पुनरुक्त नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एक शब्द पूर्ण पुनरुक्त नहीं है, उस शब्द का चयन करना है। तो 28 का हमारा
हो जाता है सीधा साधा, ऑप्शन डी। सीधा साधा ऑप्शन डी, ये पुनरुक्त नहीं है। सीधा साधा उल्टा है, एक दूसरे के विलोम हैं और एक दूसरे के पुनरुक्त हैं कह सकते हैं। तो बाकी एक समान शब्द हैं, तो 28 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 29 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है सी, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं हमेशा। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 29 है। 29 को देखते हैं। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस लेखक से संबंधित है? वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस लेखक से संबंधित है? 30 का विकल्प नंबर हमारा बी से हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला कवि जो है सराहपा को माना जाता है। सराहपा को माना जाता है राहुल संकृत्यायन के अनुसार, यानी सर्वमत सम्मत से सराहपा को माना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 32 है, मैं तो बनी मधुमास अली, इस वाक्य में मधुमास किस माह का पर्याय है? मधुमास माह किस पर्याय को किस माह को कहते हैं? तो 32 का ऑप्शन हमारा डी से हो जाता है, माघ को मधुमास कहते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया है? प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर सी से जगह छप्पय कबीरदास ने नहीं लिखा है। छप्पय अधिकांश आदिकालिक की भाषाओं में रचनाओं में मिलता है छप्पय छंद। अगला है प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। इनमें से एक शब्द में द्विगु समास है, उसका चयन करना है। तो 34 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, सप्ताह में द्विगु समास है, संख्यावाची सप्ताह है। तो अगला है प्रश्न नंबर 35 है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो 35 का ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, महाकाव्य ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 36 है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1943। प्रश्न नंबर 37 है, इनमें से धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं? धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दूसरा सप्तक के कवि हैं धर्मवीर भारती। अगला है प्रश्न नंबर 38 है, हरी घास पर क्षणभर नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। हरी घास पर क्षणभर नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन हमारा डी से ही हो जाता है, अज्ञेय। अगला है प्रश्न नंबर 39 है, ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता कौन है? ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 39 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अगला है प्रश्न नंबर 40 है, राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 40 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, राका प्लस ईस। राका प्लस ईस हो जाएगा राकेश का सही संधि विच्छेद। 40 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न में कौन युग्म शेष नहीं 3 से भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष 3 से भिन्न है? तो 41 का ऑप्शन डी सही हो जाता है, कंदमूल। कंदमूल जो है शेष 3 से भिन्न है। अगला है प्रश्न नंबर 42, सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? 42 का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, बी सही हो जाएगा। 42 का बी सही हो जाएगा, लक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है प्रश्न नंबर 43 है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं,
चारपाई का शब्द किस कारक में है? तो 43 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिकरण कारक में है। अगला है प्रश्न नंबर 44 है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। तो 44 का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, श्लेष अलंकार है यहाँ पर। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति हो सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। इसमें इस अलंकार में जो इस पंक्ति में अलंकार है श्लेष, तो श्लेष का मतलब होता है अर्थ चिपका होना। अगला है प्रश्न नंबर 45 है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 का बी अप्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर परोक्ष लगाएंगे, परोक्ष विलोम हो जाएगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाता है और अप्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष शब्द ही नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, परोक्ष। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46 है, इनमें से ध्वनिवादी आचार्य कौन है? ध्वनिवादी आचार्य कौन है? आप सब आसानी से जान गए होंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है। ध्वनिवादी आनंदवर्धन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन है। प्रश्न नंबर 47 है, राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा? तो राजस होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 47 का ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 48 है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? 48 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 49 है, 49 को देखते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे के रचयिता कौन है? ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इसके रचयिता कौन है? तो 49 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न नंबर 50 है, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना इस किस मुहावरे का अर्थ है? आसमान टूट पड़ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुत बड़ी विपत्ति आना का मतलब होता है आसमान टूट पड़ना, 50 का बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 41 है, 51 है, देखते हैं, किसी विषय की पूरी छानबीन किए बिना निर्णय लेना ठीक नहीं है के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? तो 51 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विश्लेषण करना, विश्लेषण करना हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर जो है 52 है, निम्नलिखित में कौन शब्द कालवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाची है? तो 52 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, अवधि जो है कालवाची है, अवधि सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में कौन शब्द शत्रु का समानार्थी है? शत्रु का समानार्थी कौन सा शब्द है? तो क्या हो जाएगा? 53 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, आराति, आराति जो है शत्रु का समानार्थी है। अगला है प्रश्न नंबर 54 है, गंगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? गंगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गंगे जो है भीष्म के लिए प्रयुक्त होता है, 54 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, भीष्म के लिए। प्रश्न नंबर 55 है, एडवोकेट शब्द का उपयुक्त हिंदी रूपांतरण क्या होता है? तो अधिवक्ता होता है, और 55 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिवक्ता। एडवोकेट का हिंदी रूपांतरण अधिवक्ता होता है। प्रश्न नंबर 56 है हमारा, निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो परिप्रवास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खड़ी बोली का महाकाव्य कौन है? परिप्रवास, ऑप्शन सी हरिऔध के द्वारा रचा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 57 है, अंतेवासी शब्द का अर्थ है? अंतेवासी शब्द का अर्थ क्या है? 57 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है, गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 57 का। अगला है प्रश्न नंबर 58 है, भौतिक शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। भौतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है?
तो 58 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, आध्यात्मिक। विपरीतार्थक है भौतिक का। अगला है प्रश्न नंबर 59 है, मृदु का विलोम शब्द बताइए। मृदु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो 59 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कटु। अगला है प्रश्न नंबर 60 है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज और य, ऑप्शन बी ज और य, यानी ज में हलंत और य से मिलकर बनता है ज्ञ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 60 का बी। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन शब्द इंद्र का पर्याय है? निम्नलिखित में से कौन शब्द इंद्र का पर्याय है? 61 का ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, शक्र। शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। अगला है प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उसका चयन करना है, इसको ढूंढना है। तो 62 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी, अत्याधिक। जो है अत्यधिक होता है, अत्यधिक नहीं होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 62 का। प्रश्न नंबर 63 है, 63 को देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर एक अशुद्धि और है और इसमें उसका चयन करना है, ढूंढना है इसको। तो प्रश्न नंबर 63 का विकल्प नंबर डी सही जाएगा, तदोपरांत जो है अशुद्ध है, तदोपरांत। ऑप्शन डी सही जवाब। प्रश्न नंबर 64 है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? तो प्रश्न नंबर 64 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का है। अगला है प्रश्न नंबर 65 है, सूरदास ने अपनी दीक्षा प्राप्त की। सूरदास ने अपनी दीक्षा प्राप्त की थी, किससे की थी? तो यहाँ पर समझिएगा कि दीक्षा गुरु और धर्म गुरु अलग अलग हैं। तो यहाँ पर 65 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, वल्लभाचार्य से। सूरदास जी ने अपनी दीक्षा किससे प्राप्त की थी? तो वल्लभाचार्य से प्राप्त की थी। अगला है प्रश्न नंबर 66 है। यहाँ पर आ जाता है 66। प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किस कवि को माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो चिंतामणि को माना है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो यहाँ पर भूषण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भूषण रीति मुक्त नहीं है, रीतिबद्ध है। और बाकी आलम बोधा घनानंद जो है रीति मुक्त हैं। अगला है प्रश्न नंबर 68 है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? तो आचार्य कहा जाता है। 68 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आचार्य कहा जाता है लक्षण ग्रंथों के का निर्माण करने वाले कवियों को। प्रश्न नंबर 69 है, तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? तो तुलसीदास का समय 1532 से 1623 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 69 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, प्रश्न नंबर 70 है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके तुलसी के विषय में, यह कथन किसका है? लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके तुलसी के विषय में, यह कथन किसने कहा है? तो 70 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, आचार्य राम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा है तुलसी के बारे में। प्रश्न नंबर 71 है, 71, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमः प्लस ते हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 72 है,
विद्याधनम में कौन सा समास है? विद्याधनम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 72 का सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 73 है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो भयानक का भय हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 74 है, धाये धाम काम सब त्यागी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? धाये धाम काम सब त्यागी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो हमारा छंद है चौपाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चौपाई छंद है। अगला है प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में कौन शब्द सेना का पर्याय नहीं है? कौन शब्द सेना का पर्याय नहीं है? तो यहाँ पर हाटक सेना का पर्याय नहीं है, ऑप्शन डी सही जवाब। 75 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाटक। प्रश्न नंबर 76 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम पुरुष है, मुझे उत्तम पुरुष है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुझे उत्तम पुरुष है। अगला है प्रश्न नंबर 77 है, निम्न 77 अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? 77 का ऑप्शन बी सही हो जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रश्न नंबर 78 है, इंद्रापति किसे कहा जाता है? तो इंद्रापति किसे कहा जाता है? 78 का ऑप्शन बी सही हो जाता है, विष्णु को इंद्रापति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित में कौन शब्द कंधा का पर्याय समानार्थी है? कंधे का समानार्थी कौन सा शब्द है? तो 79 डी, ऑप्शन डी सही हो जाता है, अंश माने कंधा होता है। प्रश्न नंबर 80 है, घुड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना होता है? घुड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना होता है? 80 का ऑप्शन ए सही हो जाता है, घोड़ा प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़ के योग से बना होता है। अगला है प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित में एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसको चयन करना है। 81 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तरड़ी, तरड़ी हाथी का पर्यायवाची नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 82 है, समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन से होगा, इसमें रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? प्रज्वलन क्या होगा? तो 82 का विकल्प नंबर बी से होगा, प्रज्वलन। प्रज्वलन इस प्रकार से लिखा जाता है, या ये गलत है, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 83 है, पेट में दाढ़ी होने का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? पेट में दाढ़ी होने का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? 83 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, बचपन से बहुत बुद्धिमान होना। पेट में दाढ़ी होना यानी बचपन से बहुत ही बुद्धिमान होना। प्रश्न नंबर 84 है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लें सभी लोग। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 84 का विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। अगला है प्रश्न नंबर 85 है, नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है? तो 85 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, लक्ष्मीकांत वर्मा की है, लक्ष्मीकांत वर्मा की। प्रश्न नंबर 86 है, निम्न कृतियों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित कृतियों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 86 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है डी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 87 है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उज्जवल में क्या सही शब्द क्या होगा? 87 का ऑप्शन ए सही जगह, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, उज्जवल लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 88 है, द्रबहुसो दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? अजिर माने क्या होता है?
तो 88 का विकल्प नंबर सी अजिर माने आंगन होता है, आंगन होता है, अजिर माने आंगन। अगला है प्रश्न नंबर 89 है, जहाँ अनेक अभिज्ञ जन विद्यमान है, क्या इस तथ्य की जानकारी हो सकती है? इस वाक्य में अभिज्ञ शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। अभिज्ञ का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाएगा। 89 का बी सही हो जाएगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 90 है। प्रश्न नंबर 90 है, सूर्योदय में कौन कौन पक्षी प्रसन्न होता है? सूर्योदय में कौन पक्षी प्रसन्न होता है? 90 का ऑप्शन ए सही हो जाता है चक्रवाक। चक्रवाक पक्षी जो है प्रसन्न होता है। प्रश्न अगला है 1991 है, आपके नियमित दवा लेना आपको नियमित दवा लेना चाहिए। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपको नियमित दवा लेना चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है ये बताया गया है। तो देखते हैं किस प्रकार की अशुद्धि है। 91 में हाँ अशुद्धि है सी, क्रिया संबंधी अशुद्धि है। आपको नियमित यानी लगातार दवा लेना चाहिए, नियमित दवा लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्धि है। प्रश्न नंबर 92 है, वह चलते चलते अचानक रुक गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? अचानक रुक गया, तो अचानक क्या ऐसा शब्द है? 92 का विकल्प नंबर डी क्रिया विशेषण शब्द है। अचानक क्रिया विशेषण शब्द है। अगला है प्रश्न नंबर हमारा जो है 92 के बाद आता है 93। तो 93 का ऐसा है शब्द है, देखते हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? घर से में कौन सा कारक है? 93 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा अपादान कारक है। 93 का डी सही हो जाएगा अपादान। अगला है प्रश्न नंबर 94 है, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। इस वाक्य में उड़ रही क्या क्रिया किस प्रकार की है? उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, चिड़िया उड़ रही है यानी अकर्मक कार्य है। तो 94 का ए हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 95 है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही का चयन करना है। तो सिंहावलोकन किसकी रचना है? जो है सिंहावलोकन यशपाल की है। मिलान करते हैं। और प्रवासी की डायरी किसकी है? प्रवास की डायरी जो है हरिवंश राय बच्चन की है। घुमक्कड़ प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर। थोड़ा सा इसको फिर से मिलान करते हैं। सिंहावलोकन यशपाल, प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन, फ्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर, घुमक्कड़ शास्त्र राहुल शंकरत्यायन। तो इस प्रकार से कौन सा विकल्प सही हो जाता है देख लेते हैं। हमारा ए 3 है और बी 2 है और सी 4 है और डी 1 है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाता है। डी सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 96 है, मेरी सफलताएं किसकी आत्मकथा है? मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? 96 का ऑप्शन हमारा बी सही जगह गुलाब राय। अगला है प्रश्न नंबर 97 है, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 97 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 98 है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल, अली कली में ही बसो बंधो आगे कौन हवाल। इनमें कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्त अलंकार है। ऑप्शन अन्योक्त अलंकार है, अन्योक्त अलंकार है।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्योक्त अलंकार है। प्रश्न नंबर 99 है। 99 है, निम्नलिखित कहानियों में भीष्म साहिनी की कहानी का चयन कीजिए। तो भीष्म साहिनी की कहानी जो है चीफ की दावत है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 99 का सी, चीफ की दावत। प्रश्न नंबर 100 है, 100 है, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आसान सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 101 है, निम्न सूचियों को सम्मिलित कर सही कोड का चयन करना है। तो यहाँ पर मिलान करते हैं कौन सी किसका है। तो ये तरफ सूची में पत्रिकाएं दी हुई हैं, एक तरफ उनके संपादक दिए गए हैं। तो मिलान करते हैं। सरस्वती पत्रिका जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और जो सारिका पत्रिका जो है, एक मिनट, हंस पत्रिका जो है प्रेमचंद की है। कादम्बिनी जो है राजेंद्र अवस्थी, और सारिका कमलेश्वर की है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलान कर लेते हैं। ये 101 का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, 1 2 और बी 4 सी 1 डी 3, ये ऑप्शन सही हो जाता है ए। अगला है प्रश्न नंबर 102 है, इनमें से भारवी की रचना कौन सी है? इनमें से भारवी की रचना कौन सी है? 102 का विकल्प नंबर डी सही हो जाता है, किरातार्जुनीयम भारव की रचना है। अगला है प्रश्न नंबर 103 है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की पुस्तक है? अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की पुस्तक है? प्रश्न नंबर 103 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यात्रा व्रत है। प्रश्न नंबर 104 है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण रह गया था? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण रह गया था? 104 का ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, मंगलसूत्र। प्रश्न नंबर 105 है, माधव जी सिंधिया उपन्यास के रचयिता हैं। माधव जी सिंधिया उपन्यास के रचयिता कौन है? तो 105 का ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, वृंदावन लाल वर्मा। माधव जी सिंधिया वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। अगला है प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106 है, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल, यह पंक्ति किस कवि की है? प्रश्न नंबर 106 का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, बिहारी लाल की है, बिहारी लाल की है। अगला है प्रश्न नंबर 107 है, इनमें से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि की पुस्तक कृति पर नहीं मिल सका, यानी मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि पर नहीं मिला है, किस कवि को नहीं मिला है, ये पूछा गया है। तो 107 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है। प्रश्न नंबर 108 है, कौन सी कृति माघ की है? कौन सी कृति माघ की है, ये पूछा गया है। तो 108 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, शिशुपाल वधम जो है माघ की रचना है। अगला है प्रश्न नंबर 109 है, कौन सी रचना बृहत्रयी में नहीं आती है? कौन सी रचना बृहत्रयी में नहीं आती है? 109 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, रघुवंशम बृहत्रयी में नहीं आती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, एको रसा करुण एवं किसका कथन है? तो 110 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, भवभूति का कथन है। प्रश्न नंबर 111 है, अर्थ गौरव के लिए किस कवि का नाम लिया जाता है? अर्थ गौरव के लिए किस कवि का नाम लिया जाता है? 111 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, भारवी का। प्रश्न नंबर 112 है, प्रश्न नंबर 112 है, पद लालित्य के लिए किस कवि को जाना जाता है? तो पद लालित्य के लिए 112 का ऑप्शन बी सही हो जाता है, दंडी को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 113 है, देवो अपि में कौन सी संधि है? देवो अपि में कौन सी संधि है? तो प्रश्न नंबर 113 का विकल्प नंबर सही हो जाता है, ए पूर्व रूप संधि है। ये निशान जो है हमने ऐसे बताया था, ये जो है पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। अगला है प्रश्न नंबर 114 है, करड़िया में कौन सा प्रत्यय है? करड़िया में कौन सा प्रत्यय है? 114 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, अनियर प्रत्यय है। करड़िया में
अनियर प्रत्यय है। अगला है प्रश्न नंबर 115, हरित्राता में कौन सा समास है? हरित्राता में कौन सा समास है? 115 का ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, तृतीय तत्पुरुष है। हरित्राता में तृतीय तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 116 है, ऐशाम रूप है इदम नपुंसकलिंग का क्या है? इदम नपुंसकलिंग का कौन सा है? ऐशाम रूप क्या किसमें बनेगा? तो 116 का विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, षष्ठी बहुवचन का ऐशाम रूप इदम का है। नेक्स्ट है 117, फलय शब्द रूप में फल शब्द के फलय किस में बनता है? फल शब्द के किस में बनता है? तो तृतीया बहुवचन में बनता है। 117 का ऑप्शन ए सही जाता है, तृतीया बहुवचन में फलय बनता है। प्रश्न नंबर 118 है, भवंति रूप है भू धातु के, भवंति रूप है भू धातु के, तो 118 का ऑप्शन बी सही जाता है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का भवंति रूप बनता है। भवंतु रूप लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। अगला है प्रश्न नंबर 119 है, सरित्सु रूप है सरित शब्द के, सरित रूप है सरित शब्द के किस वचन में विभक्ति में बनता है? तो 119 का ऑप्शन हमारा ए सही जाएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनता है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनता है। अगला है प्रश्न नंबर 120 है, आचार्य क्षेमेंद्र की कृति कौन सी है? आचार्य क्षेमेंद्र की कृति कौन सी है? 120 का ऑप्शन डी सही हो जाता है, औचित्य विचार चर्चा आचार्य क्षेमेंद्र का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, औचित्य विचार चर्चा। प्रश्न नंबर 121 है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक जो है आचार्य वामन है। अगला है प्रश्न नंबर 122 है, कबीरा खड़ा बाजार में किसकी नाट्य कृति है? तो कबीरा खड़ा बाजार में किसकी नाट्य कृति है? 152 का विकल्प नंबर 122 का विकल्प नंबर ए सही होगा, भीष्म साहिनी की नाट्य कृति है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 123 है, महेंद्र नाथ और सावित्री मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? मोस्ट है इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, महेंद्र नाथ और सावित्री मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे सही हो जाएंगे बी, आधे अधूरे नाटक के हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 124 है, 124 को देखते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा प्रसाद के किस नाटक का गीत है? अरुण यह मधुमय देश हमारा प्रसाद के किस नाटक का गीत है? 124 का विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, चंद्रगुप्त का नाटक है। अलग है अगला है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इनमें से किस रचनाकार की औपन्यासिक कृति का नाम रुकोगी नहीं राधिका है? तो अगला और आखिरी प्रश्न है आज की वीडियो का, तो औपन्यासिक कृति का किसकी है? रुकोगी नहीं राधिका। 125 का विकल्प नंबर डी सही जाएगा, उषा प्रियंवदा। इस प्रकार से हमारे आज के वीडियो के 125 प्रश्न पूरे होते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, अंत तक बने रहें और अच्छे से प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के, प्रैक्टिस सेट भाग 5 पीजीटी का। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।